गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए, तो आज का भी जो है हमारा नया टॉपिक रहेगा। आज का जो रहेगा वो भारत में वित्तीय बाजार। आप सभी ने जो है वित्त का नाम सुना होगा, है ना? जो हम फाइनेंस की बात करें तो ये होता है एक प्रकार का जो बाजार है। बाजार में जो लेन देन होता है वो कैसी अवस्था में होता है या किस माध्यम में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वित्त, है ना? तो इसमें वित्त बाजार में हम दो चीजों को पढ़ेंगे। एक तो आपका मुद्रा बाजार और एक आपका पूंजी बाजार, है ना? जो कि मैंने आपको बैंकिंग सिस्टम पढ़ाया था, बैंकिंग प्रणाली, उसके अंतर्गत भी बताया था कि हमारे भारत के अंदर दो प्रकार के जो है बाजार होते हैं, ना? वित्त की बात करें तो, ना, हेडिंग डाल लीजिए, भारतीय वित्तीय बाजार। भारतीय वित्त बाजार, या इसी को बोल देते हैं इंडियन फाइनेंस मार्केट। और इसके भी टू टाइप्स होते हैं। एक आपका मुद्रा बाजार, इसको बोलते हैं अपन मनी मार्केट। सेकंड है आपका पूंजी बाजार, इसे बोलते हैं आपका कैपिटल मार्केट। ठीक है, आज केवल हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम केवल मुद्रा बाजार के बारे में पढ़ेंगे कि जो मुद्रा है, जहां पर मुद्रा का लेन देन होता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? मनी मार्केट या मुद्रा बाजार कहते हैं, ना? अब आप सोचो, थोड़ा सा कल्पना करो कि मुद्राएं कहाँ कहाँ से जो है हमारे पास तक पहुंचती हैं, या फिर हम कहें कि मुद्रा किस किस के यहाँ पर होती है। तो इसमें आप खुद बता सकते हो कि वह बाजार जहां पर क्या हो, सरकार कम समय के लिए या फिर अल्प अवधि के लिए क्या करती है? लोन लेने के लिए जो है मुद्रा एकत्रित करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मनी मार्केट बोलते हैं। इसी तरह से अगर 364 दिन से अगर वो ज्यादा के लोन लेती है, सरकार ऋण लेती है, तो उसको रखते हैं अपन पूंजी बाजार के अंतर्गत, है ना? तो इसका जो बेसिक अंतर है वो यह है, जहां 364 दिन से कम समय के लिए सरकार ऋण देती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका मुद्रा बाजार, है ना? कि मुद्रा जो है, किस बाजार को कहेंगे? जहां पर अल्प अवधि मतलब कम समय के लिए, या फिर आप डायरेक्ट परिभाषा में लिख सकते हो कि एक वर्ष से कम समय के लिए अगर सरकार किसी भी प्रकार का कोई लोन लेती है, ऋण लेती है, तो उसको हम किस में रखते हैं? मनी मार्केट के अंतर्गत शामिल करते हैं, मुद्रा बाजार, है ना? क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं 365 दिन या 66 दिन हमारे जो वित्त वर्ष होता है, एक वर्ष, उसके अंतर्गत होते हैं। तो अगर कोई भी ऋण सरकार ने क्या किया है, एक वर्ष से कम के लिए, यानी कि 364 दिन से कम के लिए क्या किया है उसने, सरकार ने पैसा लिया है। अब सरकार पैसा कहाँ कहाँ से ले सकती है, क्योंकि हम बैंकिंग सिस्टम में ये चीजें पढ़ चुके हैं ना, तो आप थोड़ा थोड़ा बताते चलें, जैसे जैसे मैं पूछता हूँ तो आपको शाबाशी भी मिलेगी अगर आप बताओगे तो। ठीक है, पूंजी बाजार को हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे मुद्रा बाजार को, ना? तो एक तो क्या हो गया कि भाई जहां 364 दिन से कम के लिए सरकार क्या करती है? लोन लेती है। कहां से लेगी? वो मुद्रा बाजार से लेगी, है ना? अब दूसरा है, यहाँ जो लोन होगा वो कैसा होगा? अल्पावधि का। अल्पावधि, है ना? आधा लाएगा अल्पावधि के लिए। तीसरा, इसको जो नियंत्रित करती है मुद्रा बाजार को, बाजार को नियंत्रण कौन करता है? तो याद रखना, आरबीआई करता है ना?
अब इसमें भी क्या होता है, जो आरबीआई है वो, आप देखते होंगे कि जो मुद्रा बाजार है वो भी दो तरह का होता है, एक तो संगठित क्षेत्र और एक असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में हमने देखा था कि जब भी हम बैंकों से लोन उधार लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं, तो वो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जबकि अगर हम किसी सेठ साहूकार व्यक्ति से पैसा उधार ले रहे हैं, गांव के पटेल से या ठेकेदार से ले रहे हैं, तो उनसे जब हम पैसा उधार लेते हैं तो वो किस में आएगा, आपका असंगठित क्षेत्र में, ना। तो संगठित और असंगठित क्षेत्र में तो दिक्कत नहीं है ना, है ना। इसको भी बोलते हैं फॉर्मल या इनफॉर्मल भी बोल देते हैं, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड भी बोल देते हैं ना। तो संगठित या आपका असंगठित, या फिर इसी को बोलते हैं औपचारिक या अनौपचारिक। अब बताओ औपचारिक में कौन कौन से आ जाएंगे आपके संस्थान? हम्म देखो, जिनके पास आरबीआई लाइसेंस नहीं देता वो भी काम तो कर रहे हैं ना, वित्त से संस्थाओं से जुड़े हैं। बहुत सारे ऐसी फाइनेंस कंपनियां हैं जो क्या करती है कि कार्य तो करती है, वित्त का लेन देन भी करती है ना, लेकिन वो आरबीआई की जो रजिस्टर्ड है उस सूची में शामिल नहीं होते। बहुत सारे बैंक है जो आरबीआई के अनुसूची में शामिल नहीं है, फिर भी वो काम तो कर रहे हैं ना, है ना। कुछ रेगुलेशन उनको मानने होते हैं बली से। तो आप यहाँ पर ये समझ कर चलिए कि संगठित क्षेत्र जहाँ पर हमें कोई संस्था हमें देखने को मिले। अब संस्था का मतलब ये है कि या तो वो बैंकिंग भी हो सकता है या फिर नॉन बैंकिंग कंपनियां भी हो सकती है, जिसको अपन ने बोला था एनबीएफसी, है ना। एनबीएफसी मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, वित्तीय जो सुविधा है वो आपको उपलब्ध करवाई जाती है, या फिर वो कोई सेवा प्रदान आपको करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये इनको बोलेंगे अपन व्यक्ति, या क्योंकि सरकार कहाँ से पैसा लेती है, या तो कोई व्यक्ति होंगे, क्योंकि बैंक में व्यक्तियों के समूह भी क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं, या तो व्यक्ति या फिर समूह। अब समूह क्यों बोला, क्योंकि इसमें तीन चार चीजें आप लिख लीजिए। एक तो बैंक आ जाएगी, क्योंकि व्यक्ति क्या करते हैं, बैंकों में पैसा जमा करते हैं, तो वो भी कहाँ जाता है, कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से जो है सर्कुलेट होकर होते सरकार के पास चला जाता है। बैंक के अलावा कोई अन्य वित्तीय संस्था भी हो सकती है, ठीक है। इसको अन्य कर लेना आ गया ना, अन्य वित्तीय संस्था, क्योंकि बैंक के अलावा जो भी संस्थाएं काम करती है तो उनको अपन बोल देते हैं अन्य वित्तीय संस्था भी क्या करती है, हमें या फिर सरकार जो है उनसे पैसा ले सकती है, उधार भी ले सकती है, लेकिन लेगी किसके माध्यम से, आरबीआई के माध्यम से ना। अगला है, कोई कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, और सरकार के पास में भी अच्छी खासी जो है पैसा होता है। तो इनको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो है पैसा रहता है, मनी का फ्लो होता है, मनी का बहाव चलता रहता है। तो यहाँ इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, मुद्रा बाजार बोल रहे हैं, क्योंकि मुद्रा का जो प्रवाह है वो निरंतर चलता रहता है। अगला अपन ने देखा था, एक तो संगठित और एक असंगठित क्षेत्र। अब थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं कि संगठित क्षेत्र में क्या क्या आ जाएंगे। तो याद रखना, जो संगठित क्षेत्र है इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं जो हैं शामिल होती है। पहला तो है कि सरकार जब भी पैसा उधार लेती है तो वो किसके माध्यम से लेती है, ट्रेजरी बिल के माध्यम से ना। ट्रेजरी बिल क्यों बोला गया है, क्योंकि ये 1 वर्ष से कम समय के लिए होता है, और ट्रेजरी बिल लगभग 3-3 माह के अंतराल से जो है सरकार जारी कर सकती है। अब आप देख लो, इसमें आपको पता लग जाएगा। पहला माध्यम होता है, संगठित क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना, संगठित क्षेत्र में जब लोन लेते हैं तो सरकार क्या करती है, ट्रेजरी बिल जो है जारी करती है, नाम ही है ट्रेजरी बिल। अब ये ट्रेजरी बिल की भी जो है अवधि, ये 3 प्रकार के होते हैं, या तो 91 डेज के लिए, दूसरा है 182 दिन, तीसरा है आपका 364 दिन,
अब देखो इनका समय अवधि लगभग लगभग तीन महीने से अपन जो है, 3 से भी नहीं, दुगना देखो। यहाँ पर आपका 3 महीने हो रहा है, 3 महीने से 1 दिन ही ज्यादा है, तो ये 91 दिन का जो होगा ये भी आपका 1 वर्ष से कम के लिए ही है। ये उसका दुगना होता है, ये भी 1 वर्ष से कम, ये 6 महीने का लगभग हो जाता है, 182 दिन, है ना। तो ये अपना पूरे 12 वर्ष का होता है, 364 दिन वाला। तो ये ट्रेजरी बिल के ही क्या है, टाइप्स है। सरकार को अगर जब भी पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो मार्केट से क्या करती है, मुद्रा ले सकती है उधार। कैसे, ट्रेजरी बिल जारी कर कर। मान लीजिए भारत सरकार को पैसों की आवश्यकता है, तो उसने क्या किया, देखा कि यार मार्केट में बहुत सारे क्या है, उद्योगपति हैं, बहुत सारे क्या है, व्यवसायिक लोग हैं, सबके पास क्या है, अच्छा खासा पैसा है। तो सरकार को मान लीजिए कोई विकास काम के लिए जो है पैसों की आवश्यकता है, तो सरकार क्या करेगी, आरबीआई से बोलेगी कि आप क्या करो, ट्रेजरी बिल जो है जारी कर दो, ताकि जो लोग खरीदना चाहेंगे वो खरीद कर अपने पास रख लेंगे। और इन ट्रेजरी बिल के माध्यम से क्या करती है सरकार, अपने पास पैसा मंगवा लेती है ना। तो ये ट्रेजरी बिल 3 महीने का हो सकता है, या 6 महीने का हो सकता है, या फिर पूरे 1 वर्ष से कम समय का जो है वो हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर याद रखना, ट्रेजरी बिल सरकार चाहे तो 3 महीने का भी वो कर सकती है जारी, 6 महीना का भी कर सकती है, और 12 माह का भी कर सकती है। समझ में आया ट्रेजरी बिल। और इस भारत सरकार का बैंक है आरबीआई, तो भारत सरकार थोड़ी जाएगी सबके पास, वो कहेगी आरबीआई से, और आरबीआई क्या करता है, फिर अधिसूचना जारी करवा देता है कि भाई हम 3000 के या 5000 के क्या कर रहे हैं, ट्रेजरी बिल जारी कर रहे हैं, जिसके पास पैसे होंगे वो लोग खरीद लेंगे। और ट्रेजरी बिल आपने रख लिए, आपने पैसा कहाँ दे दिया, बैंक को दे दिया, और बैंक से पैसा कहाँ चला गया, सरकार के पास आ गया। समझ पाए। फिर आपको ट्रेजरी बिल, आप बैंक में गए, बैंक में आपने पैसा जमा किया, आपको पैसे मिल जाएंगे। समझ पा रहे हो ना। जैसे प्रॉफिट रहता है ना, बिना प्रॉफिट के क्यों लोगे आप। मान लीजिए सरकार आपको ट्रेजरी बिल पकड़ा रही है, तो उसका प्रॉफिट आपको दिया जाता है, भले से वो थोड़ा कम हो, लेकिन आपके पास पैसा घर पे वैसे भी रखा था, तो आपने सोचा कि यार कुछ ब्याज तो मुझे मिल ही जाएगा, कुछ लाभ मुझे मिल ही जाएगा, ट्रेजरी बिल में खरीद लेता हूँ। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है ना, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 1 वर्ष से ज्यादा समय के लिए होती है, और ये ट्रेजरी बिल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 1 वर्ष से कम का है। हालांकि ये भी सरकार के द्वारा ही जारी किया गया है, लेकिन इसको हम सरकारी प्रतिभूति क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ये 1 वर्ष से कम समय का लिए इसलिए। अगर ये 1 वर्ष से ज्यादा का होगा तो फिर हम इसको सरकारी प्रतिभूति कह देंगे। हाँ हाँ, उसकी लिमिट होती है ना, समय होते आप इसको जमा करा दो। जैसे आपने खरीदा था 3 माह वाला, तो जैसे 3 महीने हुए आप गए बैंक में, आपको अपना पैसा और बेनिफिट लाभ जो है मिल जाएगा। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको डेट उसकी याद रखनी पड़ती है कि ये कब तक का है। अगर वो एक्सपायर हो गया, आपने मान लो कहीं रख दिया, खो गया, तो उसका जवाबदारी किसकी है, खुद की है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, फिर उसको अच्छे से आराम से रखते हैं, ताकि उसको पता रहता है कि किस दिन जो है मुझे ये जमा करना है। उसके पहले पहले 1-2 दिन उसकी डेट होती है, तो वो उसमें जमा करवा सकते हैं। सरकार बोलती है कि हम 3 महीने के लिए आपसे पैसा उधार ले रहे हैं, आप इसको 3 महीने तक अपने पास रखिए, फिर आप इसको वापस बैंक में जमा कर दो, आपका पैसा मिल जाएगा। 6 महीने का तो 6 महीने का ले लो, 1 साल का है तो 1 वर्ष के लिए ले लो। ठीक है, अगर सरकार को लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो वो क्या करती है, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उतारती है। भारत की जो सरकार है वो प्रतिभूति बेचती है, सरकारी प्रतिभूति उसको बोलते हैं। फिर बॉन्ड कैसे होता है ना, क्योंकि इनके नाम अलग अलग है, बाकी चीजें एक ही है, बस उनके टाइम पीरियड के अलावा उनका नाम चेंज हो जाता है। डिबेंचर क्या है ना, ये सारी टर्मोलॉजी आप आज समझेंगे क्लास में। तो याद रखना, ट्रेजरी बिल के माध्यम से क्या करती है सरकार, पैसा एकत्रित कर सकती है मुद्रा बाजार में। दूसरा सेकंड बिंदु है जमा प्रमाण पत्र। याद रखना, ये ट्रेजरी बिल जो लाया था सरकार के द्वारा, ये लाई गई थी 1986 में, है ना, 1986 से इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, ट्रेजरी बिल जो है सुविधा है, ये कब से भारत सरकार ने कब से अपनाया, इसको याद रखना 1986 से। अब सेकंड जो है अपन समझेंगे कौन सा, आपका जमा प्रमाण पत्र।
जमा प्रमाण पत्र। जमा प्रमाण पत्र में भी यही रहता है कि जो आय है, इनकम है, उसको जब हम जमा करते हैं तो एक हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है, और उस सर्टिफिकेट मिल जाने का मतलब ये है कि हम उसको पैसे को जो है उस सर्टिफिकेट को जमा करके फिर वापस पैसा निकाल सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, डिपॉजिट के लिए एक आपको क्या मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपने पैसे क्या कर रखे हैं, बैंक में या कहीं संस्थान में जमा कर रखे हैं, है ना। तो इसके माध्यम से भी सरकार क्या करती है, मुद्रा बाजार से जो है पैसा एकत्रित करती है। समझ पा रहे हो, लिख लीजिए इसको, है ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसको लाया गया था 1989 में, ठीक है। जब जब ये सुविधाएं शुरू हुई थी, आपको थोड़ा याद रहे इसके लिए मैं ये लिखवा देता हूँ साथ में ना। तो जमा प्रमाण पत्र में ये है कि आपने मान लो 1 लाख रुपए जमा करवाए, तो आपको क्या मिल गया, एक सर्टिफिकेट मिल गया। फिर आपको जब पैसा चाहिए आप उस सर्टिफिकेट को वापस कर दो, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, जमा प्रमाण पत्र, ठीक है। तो इसके माध्यम से भी क्या होता है, सरकार अपने पास पैसा मंगवा सकती है। तीसरा लिखिए, वाणिज्यिक पत्र। वाणिज्यिक पत्र या इसी को बोलते हैं कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर में भी यही है कि जो जिन लोगों के पास पैसा रहता है तो वो लोग क्या करते हैं, सरकार को मतलब बैंकों में पैसा जमा कर देते हैं, उनको एक क्या मिल जाता है, वाणिज्यिक पत्र मिल जाता है। अगला है, इसके भी लिख लो, 1990 में इसको शुरू किया था, ये व्यवस्था आई थी 1990 में। अगला है कमर्शियल बिल, है ना, वाणिज्यिक बिल जिसको बोलते हैं। इनके माध्यम से भी सरकार क्या करती है, मुद्रा बाजार से पैसा एकत्रित कर सकती है। वाणिज्यिक बिल, ठीक है भाई। इसका कोई मुझे डेट नहीं मिला कि कब से इसको शुरुआत किया था। अगला है कोल मुद्रा बाजार। कोल मुद्रा बाजार में ये रहता है कि आपसे एक प्रकार की जो टाइम लिमिट है वो सौंप दी जाती है कि आपको पैसा कब मिलना है, एक कॉल करी जाती है। मतलब जैसे मान लो आप मेरे पास पैसे जमा कर रहे हो, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इस तारीख को जो है आप पैसे वापस ले सकते हो, तो उसको बोलते हैं कोल मुद्रा बाजार। मतलब एक समय निश्चित कर दी जाती है, समय सीमा। कोल मुद्रा बाजार, ठीक है। गांव से जब हम पैसे उधार लेते हैं तो किसी व्यक्ति पूछता है ना वो कि भाई कितने वर्ष में दोगे, 1 साल में दोगे या 2 वर्ष में दोगे। तो यहाँ पर भी कोल मुद्रा बाजार इसी तरह का है कि पहले ही डिसाइड हो जाता है कि 1 वर्ष के लिए ले रहे हो, 3 महीने के ले रहे हो, 6 महीने के लिए ले रहे हो, तो वो सारा क्या है, किसके अंतर्गत आ जाता है, आपका कोल मुद्रा बाजार, है ना। अगला है मुद्रा बाजार या म्यूचुअल फंड। 5 बिंदु यहां हो गए, अगला बिंदु मैं इधर लिख देता हूं ना। इसमें लिखिए मुद्रा बाजार या म्यूचुअल फंड। मुद्रा बाजार या म्यूचुअल फंड। देखो मैंने आपको जब बैंकिंग सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड में ये रहता है कि मान लीजिए आपके पास क्या है, बहुत सारा पैसा रखा हुआ है सब लोगों के पास। मान लीजिए आप सब लोग, पैसा तो है लेकिन आपको शेयर मार्केट की जो है जानकारी नहीं है, या फिर कोई एक बैंकिंग व्यक्ति है, मतलब बैंक संस्था में वो कोई काम करता है, अब उसको जानकारी है कि कब तो शेयरों के भाव बढ़ेंगे, कब उसको गिरेंगे। तेंजड़िया और मंदड़िया का नाम सुना होगा कि सेंसेक्स इतना ऊपर उठ गया है, या फिर उसके जो निफ्टी 50 के जो शेयर हैं ये नीचे आ गए, है ना। तो ऐसे वो जो है, अगर तेजड़िया तेज रहा तो उसका मतलब है 2 नाम सुनते हो आप, एक तो बियर जिसको अपन भालू बोलते हैं, और एक होता है बुल जिसको सांड बोलते हैं। अगर बुल होता है तो मतलब तेजड़िया, मतलब शेयरों के क्या है, बढ़ोतरी होगी। और अगर जो आपका एक और बताया था मैंने, बियर भालू, भालू को देखो, भालू क्या होता है, बिल्कुल सुस्त रहता है और बहुत बाहरी रहता है, तो वो क्या होता है, मंदड़िया उसको बोल देते हैं, ना। तो तेजड़िया किसको बोलते हैं, यहाँ पर बुल को बोलते हैं, जबकि मंदड़िया कौन होता है आपका,
ये अरे भालू भालू है ना। तो यहाँ पर क्या है, इनको नाम दिया गया है ना। तो जब भी आप न्यूज में पढ़ते होंगे तो बोलते हैं तेंजड़िया इतना चढ़ा है, जबकि मंदड़िया इतना नीचे तक चला गया है ना। तो जब शेयर मार्केट की टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे अपन तो आगे इनको पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मुद्रा बाजार होता है या म्यूचुअल फंड होता है, तो इसको समझ लीजिए। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि आपका पैसा किसी एक व्यक्ति को पास आपने क्या किया, जमा किया, और उस व्यक्ति ने क्या किया, बहुत सारे जो है पैसे इन्वेस्ट कर दिए किसी किसी जगह जहां उसको पता था कि कहां पर मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि वो व्यक्ति क्या करता है, अपने पास शेयर की जानकारी रखता है कि शेयर कब बढ़ते हैं कब घटते हैं, उसको पता रहता है कहाँ मुझे बेनिफिट हो सकता है। तो वो आप सबकी रकम को क्या करेगा, अलग अलग जगह या फिर उसको जहां लगेगा कि मुझे यहाँ से ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, वहां वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। या निवेश कहेंगे उसको ना, खर्च नहीं कहेंगे उसको, क्या करेंगे, निवेश करता है, वो इन्वेस्ट करता है। फिर उसको जैसे ही लाभ प्राप्त होता है तो आपने जितना जितना पैसा दिया था, आपका जो लाभांश बनेगा वो आपको बांट देगा, और कुछ प्रॉफिट जो है वो खुद भी कमा लेगा। समझ में आया म्यूचुअल फंड? मतलब सभी लोगों के पैसे उसने क्या किए, इकट्ठे किए, और उसको क्या किया, उसने इन्वेस्ट कर दिया, और उससे जो लाभ कमाया खुद के पास भी रखा, और आप लोगों को भी जितना शेयर आपका बनता है उसको दे दिया। क्योंकि उसको क्या थी, जानकारी किसकी थी, इन्वेस्ट करने की जानकारी थी, शेयर मार्केट की जानकारी थी। तो उसने अपनी बुद्धि का कमा लिया, और आपसे जितना पैसा लिया, आपको जितना लाभांश देना था उसने दे दिया, क्योंकि उसके पास बुद्धि थी, आपके पास पैसे थे। समझ पा रहे हो? तो यही होता है म्यूचुअल फंडों में। अगला है रेपो एवं प्रति रेपो। ये भी पढ़ चुके अपन, रेपो और प्रति रेपो क्या होती है। बताइए क्या होती है रेपो? यही है कि अगर अल्पकाल के लिए क्या करता है, जो बैंक होते हैं वाणिज्यिक बैंक, वो क्या करते हैं, आरबीआई से पैसा उधार लेती है ना। तो वो रेपो और प्रति रेपो क्या हो जाएगी फिर, मतलब ये दरें हैं, ये भी क्या करती है, डिसाइड करती है मुद्रा बाजार कैसा होगा, कि भाई मुद्रा की जो पूर्ति है वो कितनी करनी है हमें, तो मार्केट में कितना पैसा भेजना है, और अगर लगता है कि वहां बहुत ज्यादा पैसा है तो उसके माध्यम से वो क्या करती है, वापस रिवर्स रेपो रेट के द्वारा मंगवा भी लेती है। समझ में आया? ठीक है, अगला लिखिए, नकद प्रबंधन बिल, कैश मैनेजमेंट बिल। नगद प्रबंधन बिल, इसी को बोल देते हैं कैश मैनेजमेंट बिल। ठीक है, तो इनके माध्यम से क्या होता है, जो हमारा मुद्रा बाजार है, वो मुद्रा बाजार में क्या होता है, पैसे का या फिर मुद्रा का जो प्रवाह है वो निरंतर चलता रहता है ना। यहाँ से हमने ये कौन से पढ़े, केवल संगठित क्षेत्र पढ़े हैं अभी, है ना। मुद्रा बाजार में हमने क्या क्या देखा था कि एक तो 364 दिन से क्या है, कम के लिए सरकार क्या करती है, अपने पास लोन लेती है उधार। दूसरा हमने देखा था कि वो जो लोन रहेगा उसको क्या कहेंगे हम, अल्प अवधि के लिए लिया गया ऋण। तीसरा हमने देखा था कि इस पर नियंत्रण कौन बनाकर रखता है, तो आरबीआई नियंत्रण बनाकर रखता है मुद्रा बाजार पर। फिर हमने देखा था कि ये किस किस क्षेत्र में हो सकता है, तो एक तो संगठित क्षेत्र हो सकता है और एक असंगठित क्षेत्र हो सकता है, जहां पर पैसे होते हैं, मुद्रा बाजार उसको कहेंगे। अब मुद्रा बाजार में क्या क्या आ जाएगा, तो हमने 8 जो है संगठित क्षेत्र के उपकरण देख लिए कि एक तो सरकार क्या कर सकती है, ट्रेजरी बिल के माध्यम से पैसा उधार ले सकती है। दूसरा अपन ने देखा था जमा प्रमाण पत्र रखकर भी पैसा ले सकती है सरकार। तीसरा अपन ने देखा था कि जो वाणिज्यिक पत्र होते हैं उनके माध्यम से भी पैसा आ सकता है सरकार के पास। वाणिज्यिक जो बिल होते हैं उनके माध्यम से पैसा आ सकता है। अगला हमने देखा था कोल मुद्रा बाजार, मतलब एक समय अवधि जो है फिक्स कर दी जाती है कि भाई इस समय पर आपका पैसा आपको लौटा दिया जाएगा, तो उसके माध्यम से भी जो है 6 महीने के लिए अगर सरकार को चाहिए तो 6 महीने की आपको बता देगी,
कि भाई हम 6 महीने बाद हमें प्राप्त हो जाएगा पैसा तो हम आपका पैसा लौटा देंगे ना, तो ये कॉल मुद्रा बाजार होता है। इसके अलावा मुद्रा बाजार या म्यूचुअल फंड में भी क्या करते हैं, लोग पैसा लगाते हैं। तो लोग ने वहाँ पैसा लगाया, सरकार ने उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया, फिर उससे जो लाभ हुआ वो आपको वापस कर दिया जाता है। इसके अलावा रेपो और प्रति रेपो और आपका लास्ट जो है आपका नगद प्रबंधन बिल, तो इन सभी के माध्यम से क्या करती है सरकार अपने पास पैसे मंगवा सकती है, उसको अच्छे कार्यों में निवेश करती है, फिर वह लाभ जो होता है उसको आपको बांट दिया जाता है। अब समझो सरकारी प्रतिभूति जो 300, हाँ अभी तो अपना असंगठित क्षेत्र रह गया ना, तो इसी को यही समझ लो ना। ये संगठित में अपन ने देख लिया, अब असंगठित। असंगठित क्षेत्र में भी क्या है, आपकी जो अलग अलग क्षेत्रों में क्या होती है, अलग अलग प्रकार के जो हैं लोग पाए जाते हैं। तो वहां पर अगर आप किसी पे लोन लेने गए हैं, तो मान लीजिए बैंकों में जाओगे तो बैंकों की क्या होती है, प्रोसेस जो होती है वो थोड़ी समय लगता है इसमें। आप ऐसे नहीं कि एक दिन गए और दूसरे दिन आपको लोन मिल गया, है ना। पहले तो बैंक वाले जो कर्मचारी वो आपको 2-4 दिन तो टालेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारा वर्क रहता है। फिर आप लगातार जा रहे हो, लगातार अपना काम जो है, जब आपकी अच्छे से जान पहचान हो जाएगी बैंक कर्मचारियों से, तब जाकर वो आपको लोन उपलब्ध करवाते हैं ना। तो यहाँ पर जो असंगठित क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर 3-4 चीजों को आप इसमें लिख लीजिए ना। पहला तो है सेठ लोग जो होते हैं वहां से पैसा मिल सकता है, साहूकार लोगों से पैसा मिल सकता है। आज के सेठ साहूकार कौन है, मान लो अगर सरकार को पैसे चाहिए तो वो किससे लेगी, रिलायंस से ले लेगी, अडानी ग्रुप से ले लेगी, टाटा ग्रुप से ले लेगी। जो कंपनियां हैं उनसे भी तो पैसे ले सकती है ना गवर्नमेंट चाहे तो, है ना, क्योंकि उनके पास भारी मात्रा में पैसा होता है। तो जैसे कि अभी कुछ समय पहले क्या है, अडानी ने कहाँ पर पोर्ट बनाया था, केरल का एक जगह है, जिला है, तो केरल में एक बहुत बड़ा जो है पोर्ट का उद्घाटन किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी, है ना, 2-3 दिन पहले की बात है। तो ये करंट की जो न्यूज है आप पढ़ते रहिए ना। तो यहाँ पर वो भी लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, बड़े बड़े लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है तो वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो याद रखना जो सेठ साहूकार लोग हैं उनके पास से भी ले सकते हैं। तीसरा जो है इसमें आप जो देसी बैंकर होते हैं, देसी बैंकर का मतलब कि बहुत लंबे समय से उनके जो राजघराने होते हैं वो अभी भी बने हुए हैं, और उनका जो है इतना अच्छा सिक्का जमा हुआ है कि उनके पास लोग आज भी जो है पैसा लेने उधार चले जाते हैं, तो उनको बोलते हैं देसी बैंकर। तो देसी बैंकर के उदाहरण लिख लीजिए, एक तो गुजराती, मारवाड़ी, देसी बैंकर, तो इनके नाम है गुजराती, मारवाड़ी, है ना, जो मारवाड़ क्षेत्र में है उनको मारवाड़ी, जो गुजरात वाले क्षेत्र में उनको गुजराती, और एक और जो है आपके इधर पश्चिम बंगाल या झारखंड वाला जो क्षेत्र है उधर, वहां पर उनको बोलते हैं चोटियार। चोटियार, चोटियार, अरे मतलब जो व्यक्ति जो पैसे लेकर हमसे बहुत बड़ी रकम में ब्याज के रूप में वो लेते हैं उनको बोल देते हैं चोटियार, है ना, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा लेते हैं ब्याज के रूप में, है ना, तो इनको बोल देते हैं चोटियार। तो ये क्षेत्र के स्तर पर रहते हैं चोटियार। जो मतलब जैसे मान लो आपको जरूरत पड़ गई कि भाई साहब मुझे 10,000 रुपये चाहिए, फिर वो कहेगा मैं तो 10 रुपये % के हिसाब से दूंगा आपको ब्याज, मतलब आपको इतना % देना पड़ेगा तब जाके मैं आपको पैसा दूंगा, है ना। तो ये सूदखोर टाइप के होते हैं जो अपना व्यवसाय क्या है ब्याज से ही क्या करते हैं वो पूरा कर लेते हैं, है ना, उससे बहुत ज्यादा पैसा वो कमाते हैं ना। तो याद रखना देसी बैंकरों में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, गुजराती, मारवाड़ी क्षेत्र के, और उधर के जो चोटियार इनको बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनकी अभी भी जो है संस्थाएं संचालित होती है, तो यहाँ भी मुद्रा का जो है प्रवाह निरंतर जो है बना रहता है। क्या हुआ, मतलब लाइसेंस नहीं, इनको रजिस्टर्ड वगैरह भी नहीं होते ये आरबीआई के अनुसूची में, लेकिन कुछ रेगुलेशन इनको मानने पड़ते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन आरबीआई के
मानने पड़ते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, संगठित क्षेत्र नहीं है, ये असंगठित क्षेत्र है। इस पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगा सकते है सरकार। बस उसको पैसा चाहिए होता है तो फिर इनसे पैसा वो ले सकती है। सरकार की तो संपत्ति है सभी, आप मना थोड़ी कर सकते हो। बाकी आपको जो है उसका कॉल रेट पे वो मिल जाएगा बाद में, है ना। तो ये भी असंगठित क्षेत्र इसलिए बोले क्योंकि ये संगठन में काम नहीं करता। आप बैंकों की देखो, बैंक तो क्या है, आपको संगठित संस्थान बने बनाए मिल जाएंगे। आप उसमें बाकायदा जाओगे, आपसे इज्जत के साथ उस पर बात की जाएगी, आपको बढ़िया बिठाया जाएगा, बढ़िया आपसे बात करके आपको लोन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। लेकिन आप जाओ किसी सेठ साहूकार के पास, दूर तो बैठे होगे, अलग ही फील करवाते हैं वो लोग, है ना। जैसे हम श्रेष्ठ हैं और ये हमारे पास आए हैं मदद लेने के लिए ना, तो ऐसा कुछ होता है। तो ये असंगठित इसलिए बोले जाते हैं कि इनकी कोई संस्था वगैरह नहीं होती। बाकी ये क्या है, अभी भी इनके जो राजघरानों के भी कुछ अच्छी जो पकड़ है, वही लोग पैसा उधार देते हैं, है ना। तो यहाँ से भी जो है ये असंगठित क्षेत्र में इसीलिए रखते हैं। इसके अलावा कुछ गैर बैंकिंग भी आ जाएंगे इसमें संस्थान, मतलब बैंक तो नहीं है वो, लेकिन फिर भी बैंकिंग का जो है क्या करते हैं, वो काम करते हैं। तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था जो एनबीएफसी की तरह ही होते हैं, वो तो एनबीएफसी हो जाएंगे, है ना। तो गैर बैंकिंग वित्तीय बिचौलिए लिख लीजिए यहाँ। वित्तीय बिचौलिए का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी को पैसे की आवश्यकता है, वो व्यक्ति आया मेरे पास, ठीक है, मेरे से बोला कि भाई साहब मुझे 10,000 रुपये चाहिए। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने क्या किया, दूसरे व्यक्ति से पैसे लेकर आपको पैसे उपलब्ध करवा दिए। तो मैंने उससे लिए थे 2% पर, मैंने आपको दे दिया 10% पर। तो बिचौलिया हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं। तो कुछ लोग क्या होते हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय बिचौलिए होते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, वित्त का जो प्रवाह है इनके पास होता रहता है ना। भाई मेरी तरफ मत हंसो, मैं नहीं हूँ ठीक है, बस उदाहरण के लिए आपको समझाया है, क्योंकि कभी कभी चीजों को समझाने के लिए जो है टीचर को अलग अलग प्रकार की जो चीजें हैं वो अपनानी पड़ती है। ये विधियां है ना, तकनीकें हैं। अगर जहां भी आप कोई पढ़ा रहे हो या किसी को कुछ चीज समझा रहे हो, तो अगर आपने कोई अच्छा उदाहरण देखा हो उस चीज का, तो आप उदाहरण से बता सकते हो, क्या बड़ी बात है ना। उसमें आप छोटे थोड़ी बन जाओगे। अगर किसी को कुछ अच्छा सिखा रहे हो और आपको कुछ अगर उदाहरण देकर बताना हो, तो उसमें झिझकना नहीं चाहिए, है ना। इससे तो बढ़िया है कि उसको बता दो अच्छे से। अगर उसको समझ में नहीं आएगा तो उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपका 1 घंटा आपने यहाँ दिया वो बेकार हो जाएगा अगर समझ में ही नहीं आया तो, है ना। तो इसलिए जो है किसी प्रकार की कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, और टीचर में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि टीचर ही क्या करता है, सबका आपका जो भारत है उसको सर्वश्रेष्ठ बनाने में योगदान टीचर का बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। तो अब हम समझेंगे किसको, यहाँ पर संगठित क्षेत्र हो गया था हमारा, असंगठित क्षेत्र हो जाता है। अब समझेंगे सरकारी प्रतिभूति क्या होती है। इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना। जो भारत सरकार क्या करती है, एक पेज लेती है, उस पर ऊपर लिखा होता है भारतीय प्रतिभूति या सरकारी गवर्नमेंट की क्या होती है, सिक्योरिटी होती है। तो इसमें क्या होता है, एक तो उसका नाम भारत सरकार लिखा होता है ऊपर, दूसरा कितने रुपए की वो प्रतिभूति है, कितने दिन के लिए दी गई है, और उस पर आपको कितना लाभ जो है प्राप्त होगा। ये 3-4 बातें उसमें क्या होती है, मेंशन होती है, उल्लेख उसमें होता है। सरकारी प्रतिभूति में क्या क्या होता है, एक तो कि वो सरकार की प्रतिभूति है या फिर किसी प्राइवेट संस्था की है, क्योंकि प्राइवेट संस्था की होगी तो फिर उसको सरकारी प्रतिभूति हम नहीं कहेंगे। अगर वास्तव में केंद्र सरकार के द्वारा कोई प्रतिभूति आपको जारी की गई है, तो उसको क्या किया जाता है, वहां पर 3-4 चीजें आपको लिखी मिलेगी। एक तो वहां पर भारत सरकार लिखा होगा, ठीक है। वो प्रतिभूति कितने की है, मान लीजिए 1,000 रुपए की है, आपसे 2 वर्ष के लिए आपको दी गई है। उसकी टाइम लिमिट होती है, क्योंकि 1 वर्ष से क्या है, अधिक समय की होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन, सरकारी प्रतिभूति बोलते हैं। अगर 1 वर्ष से कम के लिए होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रेजरी बिल बोलेंगे, ठीक है। मंगवा रही, दोनों से पैसे ही मंगवा रही है सरकार, है ना। तीसरा उसमें क्या होता है, लाभ लिखा होता है कि इस 1,000 रुपए पे आपको 2 वर्ष के बाद में क्या मिलेगा, 500 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो आपको कितने मिलेंगे फिर,
उस पर लिखा होता है 500 रुपए का ब्याज, तो आपको फिर टोटल कितने मिल जाएंगे, 1500 रुपए मिल जाएंगे। और इसको भी कहाँ जमा कर सकते हैं हम, बैंकों में ही जाएंगे भाई, क्योंकि आरबीआई क्या करता है, भारत सरकार आरबीआई को बोलती है, आरबीआई इन प्रतिभूतियों को बिकने के लिए मार्केट में भेज देता है। अपन ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा था बैंकिंग में, तो उसमें क्या होता है, एक दिन में पूरी प्रतिभूतियां बिक भी सकती है, एक दिन में उनको खरीदा भी जा सकता है, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में। तो इस तरह के जो है क्या होती है, प्रतिभूति होती है। प्रतिभूति क्या होती है, आपके 364 दिनों से अधिक समय के लिए, अधिक समय के लिए क्या करती है सरकार, जारी करती है। ठीक है, सरकार क्या करती है, जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं वो 364 दिनों से अधिक समय के लिए जारी की जाती है। और अगर इससे कम का होगा तो वो क्या कहलाएगा, 364 दिन से कम होगा तो सरकारी बिल या फिर ट्रेजरी बिल। अगर 364 दिनों से कम के लिए है, तो क्या बोलेंगे इसको, ट्रेजरी बिल या फिर एक और नाम होता है सरकारी बिल। ठीक है, ट्रेजरी बिल या सरकारी बिल। और डिस्काउंट प्राइस पर जब दिया जाता है ना, तब बोलते हैं ट्रेजरी बिल भी, है ना, याद रखना। पहले क्या होता है, ये 364 दिनों से पहले होता है तो सरकारी बिल होता है, इस सरकारी बिल को डिस्काउंट उस पे दिया जाता है, तब बोलते हैं इसको ट्रेजरी बिल, है ना, इतना सा लिख लेना। अगर 364 दिनों से कम के लिए हैं तो क्या बोलेंगे, सरकारी बिल, सरकारी बिल बोलेंगे। अगर ये सरकारी बिल क्या है, डिस्काउंट पे दिया जाता है, उसको थोड़ा डिस्काउंट मिलना चाहिए, तो वो दर जब मिलती है तब बोलते हैं इसको ट्रेजरी बिल, डिस्काउंट प्राइस। डिस्काउंट प्राइस होते हैं तब बोलते हैं इसको क्या, ट्रेजरी बिल। ठीक है, ट्रेजरी बिल जब बोलते हैं जब आपको उस पर डिस्काउंट मिले, कुछ लाभ आपको मिले या डिविडेंड प्राप्त हो। ठीक है, अगर 364 से अधिक समय के लिए सरकारी प्रतिभूति जारी की जाती है, उसी को बोलते हैं बॉन्ड्स या बॉन्ड पेपर भी बोल देते हैं ना। जो अपन सरकारी प्रतिभूति की बात कर रहे हैं ना, अगर ये 364 दिन से अधिक समय के लिए जब जारी करी जाती है, तो जब जारी की जाती है तो तब बोलते हैं उसको बॉन्ड्स। जब उसी को वापस बेच दिया जाता है तो उसको बोलते हैं डिबेंचर। समझना, जब जारी करी सरकार ने तो क्या किया, बोल दिया कि हमने क्या किया, बॉन्ड जारी किया। उस बॉन्ड जारी करने से क्या मिला, सरकार को पैसा मिल गया, लेकिन वो सरकार का था इसलिए उसको सरकारी प्रतिभूति बोलते हैं अपन, है ना। होता वो क्या है, बॉन्ड्स पेपर होता है, लेकिन जब उसको वापस बेचा जाता है तो उसको बोलते हैं डिबेंचर। जब सरकार उसको जारी करती है तो क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड्स बोल रहे हैं, वापस उसको लेती है, खरीदती है तो उसको बोलते थे डिबेंचर। याद रखना, जब जारी किया जाता है तो सरकार को पैसा मिलता है, जब उसको खरीदती है तो उसको देना पड़ता है पैसा, है ना। तो ये याद रखना खरीद बिक्री का। इसको भी लिख लो थोड़ा सा, 364 से अधिक समय के लिए जब सरकारी प्रतिभूति जारी करी जाती है तो उसको बोलते हैं बॉन्ड्स। अधिक समय के लिए सरकारी प्रतिभूति जारी की जाती है तो क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड्स बोलते हैं ना। अब आप कंफ्यूज नहीं होगे कि भाई बॉन्ड्स क्या होता है, ट्रेजरी बिल क्या होता है, सरकारी बिल क्या होता है, सरकारी
गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है वो क्या होती है, तो आप अच्छे से जो है इनको समझ जाओगे ना। तो बॉन्ड्स क्या किया सरकार ने, जारी किया। फिर उसके बाद में ये डिस्काउंट प्राइस पे होता है तो इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोल देते हैं ना। अगर ये बॉन्ड्स क्या है, आपके डिस्काउंट प्राइस पर हैं, डिस्काउंट प्राइस पर जारी किया है, तो इसी को बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहां तक जो है आपका क्या होता है, ये जो अपने मुद्रा बाजार वाला पोर्शन था वो अपन ने पढ़ लिया। अब अपन आएंगे वित्त बाजार वाले पे, ठीक है। ये हमने सरकार के ही टूल्स पढ़े हैं जहां सरकार क्या करती है, पैसा मंगवाने का काम करती है। क्योंकि अभी जो शेयर और डिबेंचर पढ़ेंगे ना वो आपके वित्त बाजार वाले में आएंगे, है ना। तो वित्त बाजार में क्या करती है, सेबी उन पर नियंत्रण बनाकर रखती है। किस पत्र को आप खरीद रहे हो, किसको आप बेच रहे हो, वो सेबी को सारा पता रहता है। सेबी मतलब जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो क्या करती है, इसको रेगुलेट करने का काम करती है। और जहाँ अपन ने सरकार का पढ़ा था म्यूचुअल फंड वाला, उस म्यूचुअल फंड की भी जो देख रेख करती है वो सेबी और आरबीआई दोनों ही करते हैं। आरबीआई क्यों करता है, क्योंकि आपने पैसा लगाया है भाई, आपका पैसा अगर कहीं गलत इस्तेमाल ना हो जाए, उससे क्या किया है, कहाँ इन्वेस्ट किया है, इसलिए सरकार जो आरबीआई है वो नज़र रखता है उस पर। लेकिन उससे जो निवेश कमाया, अगर वो निवेश कमाने के बाद लाभ लेकर कहीं दूसरी जगह फरार हो गया तो उसका कौन जिम्मेदार है ना। तो इसलिए जो है आरबीआई पे भी उस पर निगरानी रखता है, और वो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है इसलिए उस पर सेबी भी नजर रखता है, ठीक है। किस पर, म्यूचुअल फंड वाले। तो इसको रखना याद कि जब सरकारी प्रतिभूति क्या होती है, 1 वर्ष से या 364 दिन से अधिक समय के लिए होती है, तो उसको बोलते हैं अपन बॉन्ड्स जारी कर दिया सरकार। तभी आपने देखा होगा जब भी न्यूज आती है तो सरकार ने इतने बॉन्ड्स जारी किए, या फिर इतने 3,000 रुपए के बॉन्ड जारी किए, या 10,000 रुपए के बॉन्ड जारी किए, है ना। बॉन्ड का मतलब होता है एक पेपर होता है, उस पेपर पे क्या लिख दी जाती है, एक सूचना लिख दी जाती है कि इसको अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ष से या 2 वर्ष के लिए खरीद रहा है तो हम इतने सारे पैसे उसको लाभ के उपलब्ध करवाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, उस समय खरीद लेते हैं, फिर खरीद कर अपने पास रखते हैं। फिर उसके बाद में जब भी उसकी समय सीमा आती है तो वो क्या कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। लेकिन याद रखना, इसमें अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या होता है कि कोई भी बॉन्ड्स आपने मान लो खरीद लिया, लेकिन आपको बीच में पैसों की आवश्यकता पड़ गई, तो आप किसी बैंक में 1 वर्ष से पहले या उसकी जो टाइम लिमिट होती है उसके पहले नहीं जा सकते। तो फिर आप क्या करोगे, आसपास कोई व्यक्ति होगा उसको क्या कर सकते हो, उसको खरीद बेच सकते हो, तो वो आ जाएगा आपका शेयर मार्केट में। फिर समझ पा रहे हो ना। सरकार ने 1 साल के लिए या 2 साल के लिए वो जारी किया था, लेकिन आपको बीच में पैसों की आवश्यकता पड़ गई तो आपने क्या किया, उसको ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को ही बेच दिया कि भाई मुझे अभी पैसों की आवश्यकता है, ये 2,000 रुपए की प्रतिभूति है, आप इसको अभी 1,500 रुपए में खरीद लो, क्योंकि मुझे 1,000 की आवश्यकता है, मेरे पास 1,000 रुपये नहीं। तो सामने वाला क्या करेगा, उसको 2,000 में तो खरीदेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं 2,000 में खरीदूंगा, 2,000 मुझे आगे जाकर इसकी कीमत गरी या बढ़ी तो मुझे क्या लाभ, क्या फायदा। तो वो क्या करता है, उसको कम में खरीदने की कोशिश करता है, और आपको पैसों की आवश्यकता है, ठीक है। तो जब भी आप सोना या चांदी किसी के यहाँ रखते हो तो वो पूरी कीमत थोड़ी देता है उसकी, वो क्या करेगा, आधी कीमत ही पकड़ाने की बात करेगा, ठीक है। जब आपका पैसा आए आप इसको छुड़ा के ले जाना, है ना, ऐसा वो बोलता है सोना चांदी वाला। तो अब अपन पढ़ेंगे किसको, वित्त बाजार या पूंजी बाजार इसको बोलते हैं ना, पूंजी बाजार, कैपिटल जहां लगाते हैं। तो कैपिटल मार्केट में क्या क्या होता है, ये एक तो क्या है, दीर्घकालिक बाजार है, जिसमें क्या होते हैं, लंबे समय के लिए जो है लेन देन होते हैं, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पूंजी बाजार को दीर्घकाल के लिए जो लेन देन होता है वो दीर्घकाल के लिए होता है। इसके अलावा सेकंड बिंदु लिख लीजिए, 365 से अधिक समय के लिए, है ना। वहां पर ने 364 देखा था, यहां पर क्या हो जाएगा, 365 से
अधिक समय के लिए। अगला बिंदु है जिसमें क्या क्या आ जाएंगे, एक तो आपका बीमा उद्योग हो जाएगा, क्योंकि बीमा जब करवाते हो आप तो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए वो होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि एक 6 महीने का हो गया या 3 महीने का हो गया ना, इस प्रकार का कोई बीमा नहीं होता। तो वो किससे समय होता है, 1 वर्ष से अधिक समय के लिए। तो इसमें उदाहरण के रूप में लिख लीजिए बीमा म्यूचुअल फंड, क्योंकि यहाँ पर भी जब पैसा लगाया जाता है तो उसकी भी जो लिमिट होती है वो क्या होती है, 1 वर्ष से अधिक समय के लिए म्यूचुअल फंड होते हैं ना। इसके अलावा स्टॉक मार्केट या प्रतिभूति स्टॉक मार्केट लिख लीजिए ना, प्रतिभूति या स्टॉक मार्केट, जहां पर क्या होता है, इनको खरीदी बेची इनकी करी जाती है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जब एक दो शेयर मार्केट में भी अपन 2 मार्केट पढ़ते हैं, एक तो प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में तो ये है कि डायरेक्ट व्यक्ति ने खुद ने खरीदा, उसके पास रखी थी, उसने क्या किया, बैंक में वो जमा कर दी। लेकिन मान लो उसको बीच में पैसा की जरूरत पड़ गई तो उस व्यक्ति ने क्या किया, आपस में दूसरे व्यक्ति को भी वो बेच सकता है। ऐसा नहीं कि भाई दूसरे बी व्यक्ति ने ले लिया तो फिर बैंक उससे नहीं लेगा, या फिर जिसके नाम थी वो उसके नाम, उसको कोई मतलब नहीं होता। दूसरा मार्केट जब कहेंगे जब खुद व्यक्ति आपस में क्या हो, उनका लेन देन करने लग जाए। सरकार ने जारी करी थी, ए व्यक्ति के लिए दी, लेकिन ए व्यक्ति को पैसों की जरूरत पड़ गई तो उसने बी व्यक्ति को बेच दी, बी व्यक्ति ने सी व्यक्ति को बेच दी, तो वहां भी क्या हो जाता है, वो दूसरा मार्केट कहलाता है फिर। और पहला मार्केट में मतलब सामने वाले ने लिया और सामने वाले ने दिया, अगर उनके बीच में लेन देन हो रहा तो उसको प्राइमरी मार्केट बोल देते हैं। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके वित्तीय बाजार में। याद रखना क्या क्या विशेषता होती है इसकी वित्तीय बाजार की। ये एक तो दीर्घकाल समय के लिए होता है, 365 से अधिक समय के लिए। इसमें कौन क्या क्या आ जाएंगे, आपका बीमा, म्यूचुअल फंड और प्रतिभूति या स्टॉक मार्केट इसको बोल देते हैं। तो अब 2 चीज लिख लीजिए, एक तो शेयर और एक डिबेंचर। एक तो है आपका शेयर और दूसरा है डिबेंचर। अगर मान लो सरकार को अपनी कंपनी में किसी को हिस्सेदारी देनी है तो वो क्या कहलाएगा, शेयर। अगर कंपनी मान लीजिए सरकार किसी में कुछ चीज खरीद रही है तो उसको बोल देंगे डिबेंचर। समझ में आया, समझ लो इसको ना, एक बार लिख लीजिए थोड़ा। हिस्सेदारी बेची जाती है, उसके बदले क्या मिलते हैं, सरकार को पैसे मिलते हैं ना। शेयर में क्या हो जाएगा, सरकार क्या करते हैं, हिस्सेदारी बेचती है, जिसके बदले क्या मिलते हैं, उसको पैसे मिलते हैं। ठीक है, हिस्सेदारी क्या करती है, सरकार बेचती है, उसके बदले क्या मिलते हैं, उसको पैसे मिलते हैं। और जो भी कंपनी को जो लाभांश होगा वो किसको होगा, जो शेयर होल्डर होंगे उनको होगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा किसको होगा, मालिक को ही प्राप्त होता है लाभांश। ज्यादा तो लाभ किसका रहेगा, मालिक का ही रहेगा। जितने जैसे मान लो आप सभी ने क्या किए, कुछ कुछ शेयर खरीद लिए। मान लीजिए कोई कंपनी है ना, अपन तो भारत सरकार की बात कर रहे थे, तो भारत सरकार की कोई भी कंपनी आप ले लीजिए। आपने मान लीजिए भेल में क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। भेल क्या है, भारत सरकार की कंपनी है, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक जो लिमिटेड है उसमें आपने क्या किया, अपने जो शेयर हैं उसके कंपनी के शेयर खरीद लिए। क्योंकि कंपनी ने क्या किया था, कंपनी ने सोचा कि मैं क्या करती हूँ, कुछ शेयर जारी कर देती हूँ, जिससे मुझे पैसा मिलेगा, मैं उसको क्या करूंगी, अच्छे से जो है उत्पादन कार्यों में खर्च कर लूंगी। फिर मुझे जहां ये लाभ होगा फिर मैं क्या कर दूंगी, सबको जो लाभ का अंश जो होगा, लाभांश जिसको बोलते हैं, डेविडेंट उसको बोलते हैं, तो उसको मैं क्या कर दूंगी, सब में बांट दूंगी। और वो लिमिट होती है उसकी 1 साल या 2 साल जो भी रहती है, उसके अंतर्गत ये ऐसा करते हैं। तो जो भी संस्थाएं होती है फिर उसमें क्या हो जाएगी, आपकी उतनी % भागीदारी हो जाएगी। मान लीजिए आपने इसके 10 शेयर खरीदे तो 10% आपकी भागीदारी हो गई। किसी ने मान लो उसका 15% खरीदा है तो उसकी 15% भागीदारी होगी। जिसके पास जितना पैसा होता है वो उतनी शेयरधारिता खरीद सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार क्या करती है,
हिस्सेदारी बेचती है, जिसके बदले क्या मिलता है, उसको पैसा मिलता है। किसको? कंपनी को। भाई भेल का उदाहरण लिया तो अपन बोलते हैं कंपनी को, ठीक है। पैसा किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा। फिर इसका जो लाभांश है, लाभांश किसको मिलेगा? जितने भी एक तो हिस्सेदार जो व्यक्ति हुए हैं उनको लाभ मिलता रहेगा। जैसे मान लो कंपनी तो चल रही है, कंपनी ने उससे पैसे से मान लो 10 करोड़ कमाए, फिर आपने जितना उसमें पैसा लगाया था आपके उतने उतने क्या हो जाएंगे, आपको आप भी उसके मालिक का बन जाओगे, क्योंकि आपने क्या किया, उसमें शेयर अपने लगाए। तो आप भी क्या हो गए, 10% या 20% उसके मालिक आप भी बन चुके हो, ऐसा मानकर चलिए। तो जैसे जैसे फिर आगे आगे जाकर क्या करती है कंपनी, जितना जितना लाभ कमाती रहती है उतना लाभ आपको मिलता रहता है। समझ पाए? तो लाभांश किसको मिलेगा? आप क्या हो गए थे, आपने शेयर लगाए अपने, मतलब प्रमुख मालिक तो कौन थी? भारत सरकार ही थी भेल की, लेकिन आपने भी अपने शेयर उसमें लगाए हैं, तो इसलिए आप भी क्या हो गए, मालिक उसमें बन गए हो। कुछ परसेंट ही बने लेकिन बन गए हो, ठीक है। अगला है डिबेंचर। डिबेंचर में क्या होता है, उधार लिया गया जो पैसा है वो वापस कर दिया जाता है। डिबेंचर में क्या है, उधार लिया गया पैसा वापस किया जाता है। ठीक है। अब ये जो डिबेंचर है, इस डिबेंचर के अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि इसमें लिख लीजिए ना, एक तो सुरक्षित होता है डिबेंचर, जिसको बोलते हैं सिक्योर डिबेंचर, पहला है सुरक्षित डिबेंचर। जो सुरक्षित डिबेंचर होता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि सुरक्षित इसीलिए नाम है उसका कि भाई इसमें कोई प्रकार का किसी प्रकार का क्या है, रिस्क नहीं होता। तो इसमें आगे लिख लेना, इसमें रिस्क नहीं होता। एक जो डिबेंचर होता है वो होता है आपका असुरक्षित, या फिर इसको बोलते हैं गैर सुरक्षित। इसमें जो आपका रिस्क है वो बहुत ज्यादा अधिक होता है। गैर सुरक्षित डिबेंचर, मान लीजिए आपने पैसा तो लगाया कंपनी में, लेकिन वो कंपनी फिर लॉस में चली गई, तो आपको नुकसान ही होगा ना, आपको फायदा थोड़ी होगा। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, है ना, लेकिन कंपनी जो है वो लॉस में ही जा रही है, कुछ लाभ ही नहीं कमा पा रही है, तो आपको क्या है, उसका फायदा नहीं मिलना वाला। तो फिर आपका जो है वो तो कंपनी की अपन ने बात करी, यहाँ पर अपन बात करें किसकी, डिबेंचर। तो ये उधार लिया गया जो पैसा है वो वापस कर दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, कुछ में रिस्क होते हैं, कुछ में रिस्क नहीं होता। तो याद रखना, सुरक्षित डिबेंचर में क्या होता है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता। अगर वो गैर सुरक्षित डिबेंचर है तो उसमें क्या होता है, रिस्क होता है भाई, है ना, रिस्क होता है। तीसरा जो है लिख लीजिए परिवर्तनीय डिबेंचर, या इसको बोलते हैं कन्वर्टेबल परिवर्तनीय डिबेंचर। तो ये परिवर्तनीय डिबेंचर क्या होता है, इसको समझ लीजिए। परिवर्तनीय डिबेंचर, या इसी को बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो इसमें क्या होता है, जो शेयर है ना उसमें ये परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो रहा है, ये डिबेंचर जो था वो शेयर में परिवर्तन हो गया। मतलब नहीं, बोनस शेयर नहीं कहेंगे इसको, आप यूं समझिए, मान लीजिए आपने उधार पैसा किसी को दिया, अब सामने वाला उस पैसे को नहीं चुका पा रहा, तो आप क्या करोगे, उस डिबेंचर की जगह आपने क्या परिवर्तन कर दिया, शेयर में परिवर्तन कर दिया। तो क्या होगा, जब शेयर आपका हो जाएगा तो आपको जो लाभ जो है वो मिलता रहेगा। समझ पाए? मतलब जो डिबेंचर था उसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति आपका उधार जो है वापस लौटा ही नहीं रहा, अब वो वापस नहीं लौटा रहा है, तो फिर उस स्थिति में आप क्या करोगे, उस डिबेंचर को जो है क्या कर दोगे, शेयर में परिवर्तन कर दोगे, ताकि
मान लीजिए आप ऐसा समझकर चलिए कि ए व्यक्ति ने क्या किया, दुकान खोलनी थी, उस दुकानदार के लिए उसको पैसे चाहिए थे दुकान खोलने के लिए। उसने बोला कि मैं यार आप क्या करो, मुझे डिबेंचर दे दो बनाकर, मैं आपको क्या करूंगा, मेरी दुकान जब अच्छी चल जाएगी तो मैं आपका उधार लौटा दूंगा। लेकिन अब आप क्या करने गए, उसने दुकान चलाई, अच्छी सी चल रही है, लेकिन वो आपका पैसा नहीं लौटा पा रहा। वो बोल रहा है कि भैया मैं दुकान तो चला रहा हूँ लेकिन मुझे इतना लाभ अभी नहीं हुआ कि मैं आपके पैसे लौटा दूं। तो आप कहोगे कि यार पैसे को तो रहने दो, आप क्या करो, इसमें मेरी शेयरधारिता कर दो, जितना आपको फायदा होगा उतना मेरा पैसा लौटता रहेगा। समझ पा रहे हो? तो वो किस में आ जाएगा, आपका परिवर्तनीय डिबेंचर में आ जाएगा। ठीक है, तो परिवर्तनीय डिबेंचर में क्या होता है, ये परिवर्तनीय डिबेंचर हो वो किस में परिवर्तन हो जाता है, शेयर में परिवर्तन हो जाता है। शेयर में परिवर्तन, जैसे कि उदाहरण है, कोई ए व्यक्ति था, इसने क्या किया, डिबेंचर बी व्यक्ति को जो है, इस बी व्यक्ति ने क्या किया था, डिबेंचर ए व्यक्ति से ले लिया, मतलब उधार जो है पैसा लिया। अब इस बी व्यक्ति की क्या है, जो दुकान है वो ठीक तरह से नहीं चल पा रही थी, तो ये पैसे इसको नहीं लौटा पा रहा। तो फिर ए व्यक्ति ने क्या किया, इससे बोला कि आप क्या करो, इस दुकान में जो है ना मेरे शेयर कर दो भाई। ठीक है, ये डिबेंचर जो मैंने आपको दिया है इसकी जगह आप क्या करो, इसको शेयर में परिवर्तन कर दो, ताकि जो भी लाभ होगा वो मिलता रहेगा मुझे। समझ पा रहे हो? अब मतलब उसकी दुकान में भागीदारी हो गई है। अगला है, क्या हो गया, क्या हुआ? डिबेंचर में मतलब ये है कि जो उधार का पैसा है वो वापस लिया जाता है। ठीक है, अब वो उधार का पैसा वो कैसे भी ले, वो उसके ऊपर निर्भर करता है, वो शेयर खरीद के ले या फिर उससे वापस जैसे पैसा दिया है वैसे ही ले ले, वो उसके ऊपर है ना। तो अपन यहाँ डिबेंचर के ही प्रकार पढ़ते हैं। एक तो डिबेंचर क्या होता है, सुरक्षित होता है, जिसमें क्या होता है उसको पैसा मिल जाता है। एक, हाँ, एक प्रकार से उधार लिया गया जो ऋण है उसको कैसे लौटाए वो, है ना। अब ये परिभाषा बहुत बड़ी हो गई, तो इसलिए शॉर्ट में बोलते थे डिबेंचर। किसने डिबेंचर खरीदे, किसी ने बेचे। ठीक है, शेयर भी इसी तरह से होता है, किसी ने शेयर खरीदे, किसी ने शेयर को बेचा। शेयर में मतलब हिस्सेदारी हो जाती है, जबकि डिबेंचर में कोई हिस्सेदारी नहीं होती। लेकिन अगर आपने क्या किया, परिवर्तनीय डिबेंचर कर दिया, तो फिर उस किस में बदल जाएगा, वो शेयर में बदल जाएगा। तो फिर आपकी क्या हो जाएगी, उसमें भागीदारी हो जाएगी। समझ पा रहे हो? अगला लिखिए, एक और है इसमें, गैर परिवर्तनीय डिबेंचर। ये कोई प्रकार का परिवर्तन इसमें नहीं होता। गैर परिवर्तन डिबेंचर, या इसी को बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है, ये शेयरों में परिवर्तन नहीं होता, शेयर में परिवर्तन नहीं होता। एक है आपका सेमी कन्वर्टेबल। सेमी कन्वर्टेबल क्या होता है, ये अर्ध परिवर्तन होता है। अर्ध परिवर्तन कैसे होता है, इसको भी समझ लो। अर्ध परिवर्तनीय डिबेंचर। मान लीजिए आपने किसी को 10 लाख रुपए दिए थे उधार, आपसे किसी ने डिबेंचर मतलब 10,000 रुपए का लिया है। तो अब क्या होता है कि आपने 10 लाख मान लेते हैं, तो इस 10 लाख से आप क्या कहोगे, आप यूं कहोगे कि 5 लाख की तो क्या कर दो, मुझे शेयरधारिता दे दो, है ना। मतलब मुझे आपकी जो दुकान है या कंपनी जो भी आपने खोली है उसमें मेरी क्या हो गई, 5 लाख की तो शेयरधारिता हो गई, और 5 लाख मुझे क्या करो, नगद वापस लौटा दो। सामने वाला व्यक्ति था वो पूरा पैसा नहीं दे पा रहा था। ठीक है, सामने वाला व्यक्ति 10 लाख रुपए नहीं दे पा रहा था, तो उसने क्या किया, डिबेंचर था उसका 10 लाख रुपए का, तो उस 10 लाख रुपए में क्या किया, 5 लाख की तो क्या कर दी उसने शेयरधारिता दे दी, और 5 लाख क्या कर दिया, उसको नगद जमा कर दियो, है ना। ऐसे व्यक्ति सामने वाला उससे बोल सकता है।
ये समझ में आया डिबेंचर। कितने प्रकार के डिबेंचर पढ़ लिए अपन ने? 5 प्रकार के। कौन कौन से? मैंने आपको यहाँ बताया था कि शेयर क्या होता है? शेयर होता है हिस्सेदारी, बेचना है जिसके बदले क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। जबकि अपन ने डिबेंचर में देखा था तो उधार लिया गया पैसा क्या होता है? वापस किया जाता है। अब वो वापस किस किस फॉर्म में कर सकता है वो अपन ने डिबेंचर अलग अलग प्रकार से देख लिए। पहला था सुरक्षित डिबेंचर, जिसमें क्या होता है जो उधार लिया गया पैसा है ना उसको सुरक्षित वापस कर दिया जाता है। दूसरा अपन ने गैर सुरक्षित, इसमें क्या होता है? रिस्क होता है, आपका पैसा निकले या नहीं निकले। मान लो आपने किसी दुकानदार लगाई थी उसने दुकान, लेकिन उसकी दुकान अच्छे से चली नहीं, तो आपका पैसा मान लो रिस्क में चला गया, उसने पैसे नहीं लौटाए। तीसरा जो है परिवर्तनीय डिबेंचर, इसमें क्या होता है? आप बोलते हैं कि पैसे को रहने दो साहब, हमारी दुकान में क्या कर दो? अपनी भागीदारी दे दो, उसमें शेयर धारिता हमको सौंप दो, हिस्सेदारी हमारी उसमें कर दो। अगला है गैर परिवर्तनीय डिबेंचर, मतलब ये परिवर्तन शेयर में नहीं होता। ये जैसे आपने उधार पैसा दिया था तो वो आपको पैसा उधार वापस मिल जाएगा। अगला है अर्ध परिवर्तनीय। अर्ध परिवर्तनीय में क्या होता है कि 5 लाख की आपने क्या करी? शेयर धारिता ले ली और 5 लाख आपने क्या कर लिया? उससे जमा कर लिए। तो ये क्या हो गया? आपका सेमी कन्वर्टेबल डिबेंचर, या इसी को बोल देते हैं अर्ध परिवर्तनीय डिबेंचर। यहां तक आया सबको समझ? बताओ आ गया? तो फिर कल हम जो है आपका स्टॉक मार्केट या फिर इसी को बोल देते हैं अपन शेयर मार्केट, जो सरकार की क्या होती है, जो प्रतिभूतियां होती है उसकी खरीदी बिक्री करी जाती है, तो शेयर मार्केट को अपन पढ़ लेंगे कल की क्लास में। ठीक है, आप थोड़ा पढ़ के आना निफ्टी 50 क्या होता है ना। ये तो निफ्टी 50 तो क्या है? हमारे भारत के ही जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और एक और है हमारा कौन सा? निफ्टी 50 ही है ना, बॉम्बे और आपका एक तो है एनएससी, जिसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, इसको बोलते हैं एनएससी। और एक है आपका बीएनएससी है ना, जो बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएनएससी और एनएससी के बारे में पढ़ के आना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ना। ये क्या करता है, इसके काम क्या क्या है, ये किस प्रकार से जो है शेयरों की खरीदी करता है, किस प्रकार से बिक्री करता है, विश्व में कौन सा अपना स्थान रखता है, व्यापार के माध्यम से या जो एफआईआई एफडीआई जो भी आते हैं उनमें क्या क्या रहता है, विदेशी लोग भी हमारे यहाँ क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी इनमें पैसा खर्च करते हैं। तो इनके हेडक्वार्टर कहाँ है बाकी मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप अगर थोड़ा पढ़ के आओगे तो आपको थोड़ी बेसिक जानकारी उसकी हो जाएगी ना, अच्छे से समझ में आएगा फिर आपको भी।